हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है दोस्तों, वो है प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण ये जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है। अगर हम बात करें कि जीव विज्ञान के अंतर्गत ये प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान आते हैं, तो ये वनस्पति विज्ञान का ही एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने का हम कोशिश करेंगे या जानने का हम कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं। तो इसमें दिया है दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण, है ना। एक्चुअल में प्रकाश होती क्या चीज है? तो प्रकाश एक तरह का एक सौर ऊर्जा है या एक प्रकाशीय ऊर्जा है जो हमारे जो पृथ्वी पर एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होती है ना। तो प्रकाश किससे बनी होती है दोस्तों? ये प्रकाश से एक फोटॉन नामक जो है कण से जो बना होता है ना। तो कण, है ना। तो इस जो कण होता है दोस्तों, एक ऊर्जा का जो एक बंडल होता है ना, जिससे हम कहते हैं क्वांटा, है ना। क्या होता है दोस्तों? फोटॉन जो है ना एक ऊर्जा का जो बंडल होता है, जिससे हम कहते हैं दोस्तों क्वांटा, है ना। तो यही आप क्लोरोफिल में जो एक देखने को मिलता है कि जो प्रकाश संश्लेषण का जो एक मुख्य जो यूनिट होता है दोस्तों, या इकाई होता है क्वांटोसोम, जिसमें एक क्वांटोसोम में लगभग एक 250 क्लोरोफिल के एक अणु होते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद था दोस्तों संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है दोस्तों निर्माण करना, ठीक है। इसमें देखें तो अगर भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, है ना, तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों सम्मिलित रूप से प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो अब बात आती है कि ये प्रकाश संश्लेषण होती क्या चीज है या होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को, है ना, एक रासायनिक ऊर्जा में बदलने का वो काम करता है। तो एक्चुअल में क्या है दोस्तों, यही एक प्रकाश संश्लेषण है ना। तो आमतौर पर हम पिछले कुछ वर्षों या सालों में, ठीक है, छोटे क्लासों में हम पढ़ते हैं कि इस तरह से कि रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जो प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो CO2 जो इन्वायरमेंट से जो प्राप्त होता है, इसके साथ देखेंगे कि H2O, है ना। जो एक प्लांट का इमेजिंग करते हुए आप देखेंगे कि इसमें एक प्लांट के जो है क्या एक जड़ रूट से जो है ना प्राप्त जल जो क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट एवं जो ऑक्सीजन और एक जल के अणु का जो है निर्माण करता है ना। तो ये अभिक्रिया देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि इस प्रकाश संश्लेषण की जो इस अभिक्रिया में अगर हम देखते हैं तो दोस्तों एक ऑक्सीकरण एवं अपचयन और एक ऊष्माशोषी एक अभिक्रिया देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ से भी एक अच्छे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या ऑक्सीकरण, अपचयन एवं ऊष्माशोषी, है ना। अब समझते हैं कि ऑक्सीकरण होते क्या है। तो ऑक्सीकरण दोस्तों किसी भी जो एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक हाइड्रोजन प्लस आयन का निकलना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन मतलब किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक हाइड्रोजन प्लस आयन का जुड़ना, ठीक है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? अपचयन कहलाता है। तो इसमें भी देखेंगे। तो अगर हम इसमें कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पर अपचयन हो रहा है, इसको हम देखते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना अपचयन हो रहा है, सॉरी हाँ अपचयन हो रहा है, ठीक हाँ। इस प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है दोस्तों? अपचयन हो रहा है। और इसमें जो ऑक्सीकरण बाहर निकल रहा है ना, तो ठीक है, जल का क्या हो रहा है? इस प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसी एक जल के अणुओं को क्या जल अपघटन कराने के लिए सूर्य की प्रकाश की किरण की आवश्यकता होती है ना। इसी जल के अणु को अपघटन कराने के लिए सूर्य की प्रकाश की किरण की आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, अवशोषित करना पड़ता है। तो इस कारण से इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये तीन अभिक्रिया इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जल अपघटन करने के लिए सूर्य के प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब करना पड़ता है ना। तो ये तीन अभिक्रिया देखने को मिलता है, ऑक्सीकरण, अपचयन और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना। तो ये इस प्रकाश संश्लेषण की जो एक अभिक्रिया में ये देखने को ये मिलता है ना। तो ये है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस प्रकाश संश्लेषण को लेकर के कुछ वैज्ञानिकों ने जो है ना एक अनेक जो मत दिए हैं, तो उसको हम समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आपने सुना होगा एक अरस्तु नामक जो साइंटिस्ट ने का यह कहना है
कि एनवायरनमेंट में, हमारे जो एनवायरनमेंट में जितने भी जो प्लांट जो पाए जाते हैं, तो उन प्लांटों में उनका जो मुख्य जो भोज्य पदार्थ होता है वो मिट्टी से ही प्राप्त होती है ना। तो इस कारण से इसे एक ह्यूमस सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं, है ना। उसके बाद एक साइंटिस्ट है दोस्तों कि वान हेलमॉट, है ना। तो वान हेलमॉट एक 1648 में उन्होंने यह कहा था कि जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान, है ना, जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसी भी जो एक प्लांट को अगर वाटर मिलता है तो वो कहाँ से प्राप्त होता है, उसके जो प्लांट के रूट से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार एक वान हेलमॉट एक साइंटिस्ट ने ये कहा था। उसके बाद एक जी प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा था दोस्तों, जी प्रिस्टले नामक जो साइंटिस्ट ने यह कहा था कि हमारे जो इन्वायरमेंट में क्या होती है, एक अशुद्ध हवा होती है ना, अशुद्ध एयर होती है, तो उनका शुद्ध करने का जो काम है वो एक पेड़ पौधे ही करते हैं। तो ये जी प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने कहा था। और एक रॉबर्ट हिल नामक जो साइंटिस्ट है दोस्तों, उन्होंने यह कहा था कि इसमें जो आपने देखा होगा कि इसमें जो वाटर है ना, जो जल के जो अणुओं के द्वारा ही ये ऑक्सीजन ये निकलता है, जल के अणुओं से ही ये ऑक्सीजन का जो 6 अणु जो निकलता है, तो ये जल के अणु से ही निकलता है। तो ये विधि को समझने से पहले हमको यह बात करना पड़ेगा फ्रेंड्स, एक क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये अगर हम पत्तियों में अगर हम क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखते हैं दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ठीक है, एक इस तरह के एक आकार देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसमें जो है ना कुछ सिक्के नुमा जो है ना स्ट्रक्चर तरह के जो ना सिक्के नुमा संरचना जो दिखाई देते हैं, यही जो सिक्के नुमा जो संरचना है ना, एक धागे नुमा संरचना के रूप में इस तरह से जुड़े रहते हैं, है ना। तो सिक्के नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, थैलेकॉइड कहते हैं, थैलेकॉइड, ठीक है, थैलेकॉइड कहते हैं। और इससे जो धागे नुमा संरचना के जो रूप में जुड़े रहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं लैमेली, है ना। इसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, लैमेली कहते हैं, है ना। तो ये आउटर जो मेंबर है इस तरह से। तो इसी जो सिक्का नुमा जो एक अनेक जो सिक्कों के जो समान जो संरचना होते हैं, उसके जो ग्रुप को कहा जाता है दोस्तों ग्रेनम, है ना, ग्रेनम, ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, इसके जो अंदर रहता है क्या, स्ट्रोमा, ठीक है, ये स्ट्रोमा इस तरह से देखने को मिलता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि इसी जो ठीक है, इसी जो ग्रेना वाला जो भाग में क्या होती है दोस्तों, एक प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, इसी जो ग्रेना वाले जो पार्ट में, ठीक। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि यह जो प्रकाशीय अभिक्रिया जो है, ठीक है, ये 2 भागों में हम बांट सकते हैं। तो पहला होती है दोस्तों क्या, प्रकाशीय अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। हाँ, तो हमने देखा दोस्तों कि ये जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से वो दिखाई देता है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत जो क्लोरोफिल होता है दोस्तों, वो प्रकाश संश्लेषण का जो है एक महत्वपूर्ण जो है ना क्या होता है, केंद्र होता है या केंद्र बिंदु होता है। तो उसी जो है क्लोरोफिल, है ना, उसी क्लोरोफिल में अगर हम स्ट्रक्चर के अगर हम तौर पर देखते हैं दोस्तों, ये दिखाई देता है ना, जो एक पायरोल या एक हेड के समान जो एक संरचना के रूप में दिखाई देता है, जिसमें क्लोरोफिल ए, है ना, एक तरह से क्या है दोस्तों, एक पिगमेंट है ना। अब बात आती है कि एक्चुअल में ये पिगमेंट होती क्या चीज है। हमें जो है ना जिस भी एक कलर के जो माध्यम से या हमको जो भी कलर दिखता है, जो पेड़ पौधों के जो पत्तियों ठीक है, पत्ती हमको जो दिखाई देता है, जो जिस भी जो कलर में, है ना, तो उसी हम कहते हैं पिगमेंट या वर्णक। जिस भी जो वस्तु को हम देखते हैं, जो किसी भी जो पत्ती या जो लीफ को हम देखते हैं या कलरों के जो माध्यम से अगर हमको शो करता है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों पिगमेंट या वर्णक, है ना। तो ये वर्णक है, इसमें पत्ती में जो पाया जाता है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए का अगर हम देखते हैं दोस्तों, ये C55H22O5N4 ये मैग्नीशियम, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी जो क्लोरोफिल के जो अगर हम अणु में देखते हैं, तो केंद्रीय जो परमाणु होता है दोस्तों वो मैग्नीशियम होता है, जो सेंटर में होता है। तो इसके अतिरिक्त इसमें जो कार्बन और जो हाइड्रोजन का जो है ना क्या होता है दोस्तों, ये बॉन्ड होता है ना। तो यहाँ से एक अच्छा सा एक प्रश्न जो बनता है कि जो पत्तियां जो है ना हमेशा क्या हरे रंग का जो दिखाई देती है, क्यों, है ना।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सूर्य का जो प्रकाश का जो किरण किरण होता है दोस्तों, वो 7 रंगों का जो बना होता है ना, जिसमें से अगर हम बात करें तो सबसे जो ज्यादा हाई जो वेवलेंथ होता है दोस्तों वो है रेड कलर का, ठीक। सबसे जो लो वेवलेंथ का होता है दोस्तों वो बैंगनी रंग का होता है। तो हाई वेवलेंथ रेड कलर का मतलब 7800 एंगस्ट्रॉम। सबसे जो नीचे जो लो जो वेवलेंथ होता है दोस्तों वो बैंगनी रंग का होता है, जो एक 33 या 3000 एंगस्ट्रॉम के आसपास ये जो होता है ना। तो इसमें से अगर हम बात करें, ये जो सबसे जो क्लोरोफिल ए, ठीक है, ये अधिक जो मात्रा में जो क्या होती है बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण से आप जानते हैं कि ये हरे जो सूर्य के प्रकाश का जो किरण का जो हरा रंग होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसको एक्सेप्ट कर नहीं पाता, जिसके कारण से जैसी पत्ती में जो पड़ती है हमारे जो आंखों में पड़ने लगती है, जिसके कारण से हमें जो पत्तियां होती है दोस्तों वो क्या दिखाई देने लगती है, हरा दिखाई देने लगता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे टमाटर का जो रंग क्या दिखाई देता है दोस्तों कि लाल रंग का दिखाई देता है। तो उसमें एक लाइकोपिन नामक जो पिगमेंट होता है ना, जिसके कारण से क्या दिखाई देता है दोस्तों, एक लाल दिखाई देता है ना। तो इस तरह से जो है ना एक क्या है इसमें जो पिगमेंट ये पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत एक केराटिनॉइड है ना, फाइकोबिलिन्स है, तो अनेक जो एक, ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट में जो है ना इस तरह के जो पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका जो सूत्र है इसमें लिख दिया हूं, है ना। तो इस तरह के जो है ना इसमें जो है क्या पाए जाते हैं दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में ये देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसमें हो गया ग्रेनम, आपका स्ट्रोमा, ठीक। उसके बाद ये लेमली, है ना, इससे जो कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद ये थाइलेकॉइड, सिक्के के जो समान रहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस जो प्रकाश संश्लेषण की जो एक क्या क्रियाविधि है ना, तो इसको जो क्रियाविधि को हम दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला होती है दोस्तों प्रकाशीय अभिक्रिया, एक होता है प्रकाशीन अभिक्रिया, है ना। तो चलिए हम दोस्तों हम देखते हैं कि प्रकाशीय अभिक्रिया, अगर हम प्रकाशीय अभिक्रिया को हम देखते हैं तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें ठीक है, पहले मैं बता चुका हूं कि प्रकाश संश्लेषण का जो मेन यूनिट होता है दोस्तों क्या होता है, क्वांटोसोम, है ना। तो उस क्वांटोसोम में कितने होते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल के जो अणु होते हैं दोस्तों कितने होते हैं, 250 अणु होते हैं, है ना, एक क्वांटोसोम में। तो जैसे ही इस क्वांटोसोम में, है ना, जब प्रकाश की जब किरणें जब पड़ने लगती है तो उसमें जो क्लोरोफिल के जो अणु होते हैं दोस्तों वो एक्साइटेड होने लगते हैं, एक उत्तेजित अवस्था में आने लगती है। तो ये उत्तेजित अवस्था में जब आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जब एक कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें क्या होता है दोस्तों, अपचयन होता है, इसमें जल का जो अणुओं का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ये ऑक्सीकरण होने के दौरान आप लोग को बता दूं कि जिसमें से ये जो H2 है ना, ठीक है, जल के जो अणुओं से जो है ऑक्सीजन का जो है ना इसमें जो रिलीज होने लगता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो इस कारण से इसे एक हिल अभिक्रिया के नाम से भी हम जाना जाता है। तो इसके साथ साथ अंत में अगर हम देखेंगे तो इसी प्रकार से अभिक्रिया के दौरान एक NADPH, है ना, एक उत्प्रेरक है ना, जो निकोटीन एमाइड डाइफॉस्फेट, और इसमें एक हाइड्रोजन जो आयन जो है ना होता है, जो एक उत्प्रेरक है, जो एक अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए जो है ना काफी एक महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसी जो प्रकाशीय अभिक्रिया में ATP एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट का जो है ना निर्माण करता है, ठीक है, जो एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जो है ना संचित करके वो एक रखा रहता है। इसके साथ साथ इसमें एक इलेक्ट्रॉन का जो एक परिवहन होता है ना, तो एक अचक्रीय अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस प्रकार के ये देखने को मिलता है जो प्रकाशीय अभिक्रिया में। तो इसी प्रकाशीय अभिक्रिया को दोस्तों हम क्या के नाम से जानते हैं, हिल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है ना। तो इसको मैं मिटा करके अगर हम देखूं, जैसे प्रकाशीय अभिक्रिया की बात करें ना, ठीक है, जैसे इसमें क्या बोला है दोस्तों कि जैसे जल का अणु होता है ना, जल H, हम जल को हम इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों HOH, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन का जो अणु निकल जाता है दोस्तों, इसी जल के अणु से वो निकल जाता है इस तरह से O2 प्लस कितना, एक हाइड्रोजन 4H प्लस आयन देता है। यही जो 4H जो प्लस आयन है दोस्तों, ये निकोटीन एमाइड डाइफॉस्फेट के साथ जो है ना क्या हो जाता है,
अपचयन हो जाता है। जो यही जो अपचयन जो आगे जाकर के जो अप्रकाशीय अभिक्रिया में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन का जो रिलीज करता है इसमें। ठीक है, हाँ, इसके साथ आप देखेंगे कि इसमें एटीपी का जो है निर्माण कर लाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश की जो अभिक्रिया कहाँ होती है दोस्तों, ये आप लोग को बता दो कि जो क्लोरोप्लास्ट में जो आप लोग को बताया था ग्रेना, है ना, तो इसी ग्रेना वाले जो भाग में होती है। तो ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्या होता है, ये कंटेंट है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अप्रकाशीय अभिक्रिया, है ना। तो ये अप्रकाशीय अभिक्रिया दोस्तों ये स्ट्रोमा में होती है, जहां पर जो है ना प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस कारण से इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया भी हम कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं दोस्तों प्रकाशीय जो अभिक्रिया में जो बना जो NADPH है ना, ये NADPH प्लस आपका CO2 का क्या होता है, इसमें अपचयन होता है। तो इसमें प्रथम जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है दोस्तों फास्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। इसमें जो प्रथम जो प्रोडक्ट बनता है क्या, फास्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। तो इसमें क्वेश्चन बन भी सकता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें केल्विन चक्र क्यों कहते हैं कि इसको केल्विन नामक जो साइंटिस्ट ने यह दिया था, तो इस कारण से इसे केल्विन चक्र या केल्विन चक्र या केल्विन साइकिल के नाम से या केल्विन चक्र के नाम से भी हम जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इसका अनेक जो बनते हैं। पहला क्या बनता है दोस्तों कि यह जो अभिक्रिया करके राइबोलोज डाइफॉस्फेट बनता है। ठीक है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनता है, फिर उसके बाद राइबोलोज डाइफॉस्फेट बनता है, उसके बाद PGL, है ना, फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड बनता है, फिर अंत में जाकर के इसी कार्बोहाइड्रेट के जो इसी कार्बन डाइऑक्साइड के जो है ना अपचयन होकर के जो अंत में क्या बना लेता है दोस्तों, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है ना। तो इस तरह के जो है ना सारी जो एक अभिक्रिया है दोस्तों, इस प्रकाश के संश्लेषण एक अभिक्रिया में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रकाश संश्लेषण से जो संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण जो तथ्य जो है इसमें छूट गए थे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान, है ना, एक ग्लूकोज के अणु को जो निर्माण के लिए जो है एक 18 ATP और एक 12 NADPH की आवश्यकता होती है ना, कितना, जिसमें से अगर हम बात करें कि एक ग्लूकोज के एक अणु के जो निर्माण के लिए इसमें जो है ना दोस्तों 6 बार एक केल्विन चक्र करना पड़ता है, यह केल्विन चक्र से होकर गुजरना पड़ता है ना, 6 बार केल्विन, है ना। हाँ, और एक चीज कि प्रकाश संश्लेषण, है ना, जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान अगर ना क्या होता है दोस्तों कि क्लोरोफिल का नष्ट होना क्या कहलाता है, सोलेराइजेशन कहलाता है ना, सोलेराइजेशन ये कहलाता है। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण जो ठीक है जो तथ्य देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक कौन कौन से हैं, है ना। तो अगर हम प्रकाश संश्लेषण की प्रभावित करने वाले जो कारक देखें तो सबसे बड़ा जो कारक है वो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा जब बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, जब इन्वायरमेंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा जब बढ़ने लगेगी तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो रेट है या दर है वो लाल रंग वेवलेंथ वाले जो प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण में जो है अधिक मात्रा में जो होती है। बाकी जो सबसे जो कम जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है दोस्तों वो बैंगनी रंग, ठीक है, या बैंगनी जो रंग वाले जो प्रकाश किरण में जो सबसे कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखने को ये मिलते हैं। अगर हम बात करें कि जो सबसे जो अधिक या उपयुक्त जो टेम्परेचर होना चाहिए दोस्तों, पहला टेम्परेचर है ना, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उपयुक्त जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों 10, ठीक है, 10 सेल्सियस से आपका 35 सेल्सियस के जो आसपास के जो टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, 10 से 35 सेल्सियस के बीच में। और इसलिए इसके साथ साथ आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे जो इन्वायरमेंट में अनेक जो प्रदूषक जो पार्टिकल जो पाए जाते हैं या प्रदूषक जो कण पाए जाते हैं ना, तो वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया को दर को रोकते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो अधिक मात्रा में जब हो तब, ठीक, उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ना,
तो इस तरह से जो प्रदूषक के जो कण होते हैं दोस्तों, ठीक है, अधिक मात्रा जो होने लगती है ना, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दर को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो इसके साथ क्या बोला मैंने कि पिछले बोला था ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये जो प्रदूषक जो कण पाए जाते हैं, है ना। तो ये प्रदूषक कण कहाँ से मिलेंगे दोस्तों, जैसे कि गाड़ियों से जो पेट्रोल धुएं जो निकलते हैं, तो इससे ये जो गैस मिलते हैं, जो एक रंध्र को जो है ना क्या कर देते हैं वो, ठीक है, रंध्र का ये धुआं को जो कण पत्ती में जो बैठ जाते हैं, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया नहीं हो पाती, है ना। तो ये था दोस्तों, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को जो है प्रभावित करने वाले जो एक महत्वपूर्ण जो कारक है ना। तो आई होप कि यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह जो क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा तो लाइक्स एंड कमेंट करो दोस्तों। धन्यवाद।